नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं मृदुला सिन्हा जी की लिखी कहानी जब जब होहीं धर्म के हानि। एक वह भी दिन था जब हरिपद शहर के आलीशान भवन को दूर से निहारा करता, अपने साहब की कोठी के दरवाजे खिड़कियों पर स्नेहिल हथेली फेरता, सुखद स्वप्न लोक की विथियों में विचरण करने लगता। उस शहर में एक कमरे का सही उसका भी घर होगा, जिसमें एक दरवाजा एक खिड़की होगी। शाम को जब वह घर से लौटने वाला होगा, दरवाजे को बंद किए खिड़की पर बैठी सुनैना उसका इंतजार करती होगी। वह दूर से ही हाथ हिलाकर उसके इंतजार को सहला देगा और फिर घर पहुंचकर सख्ती से दरवाजा बंद कर लेगा। रात तो अपनी होगी, दोनों मिलकर सपने सजोएंगे। एक रात को देखे गए सपने दूसरी रात साकार होंगे और फिर सपना और साकार के मध्य डोलती उसकी जिंदगी भी कटती जाएगी। पर एक कमरे से कैसे चलेगा, बच्चे भी तो होंगे। माँ बाप विहीन एकाकी जिंदगी की कड़वाहट उसकी जिह्वा पर यदा कदा उतर आती थी। उसे जन्म देकर माँ स्वर्गवासी हो गई थी। किशोरावस्था तक पहुंचाकर पिता ने भी उंगली खींच ली थी। अपने दफ्तर की जागीरदारी छोड़ गया था। पिता के स्थान पर मिली हॉस्पिटल की नौकरी वसीयत ही तो थी। वह झोपड़ी और सरकारी नौकरी, बस कोमल कंधों पर जिंदगी की जिम्मेदारी पड़ गई। मात्र 18 बरस 3 माह की तो वयस थी। संसार में अपना कोई नहीं। उसे अपने मित्र पति राम का भरा पूरा कुनबा बहुत सुहाता था। 1 दर्जन सिर 2 छोटे कमरों में छिपने का अथक प्रयास करते हुए गुथे बैठे लोग, आपसी लड़ाई झगड़े के संघर्ष से स्नेह सरिता बहाता एक परिवार। अपनी सोनी झोपड़ी उसे काटने दौड़ती थी। कोठी से ड्यूटी बजाकर रात्रि को लौटते हरिपद के पांव उसे पति राम के घर की ओर खींच ले जाते। उसी कुनबे से एक अदत काया उठा लाया था अपनी मड़ैया में, जो घर बनकर जीवित हो उठी थी। मन में आशा का संचार होने लगा था। उसने उतावलेपन में सुनैना को कह ही दिया, मुझे ढेर सारे बच्चे चाहिए। उस रात को सुनैना ने उसके प्रस्ताव को हे दृष्टि से देखा भर था, पर धीरे धीरे यह बात हरिपद के सामने खुल गई कि सुनैना अधिक बच्चा नहीं चाहती थी। उसने एक दिन साफ कर दिया, 1 से अधिक बच्चा चाहिए तो दूसरी शादी कर लेना, मैं तो 1 ही बच्चा जनूंगी। हरिपद बेकार के झगड़े में पड़कर सुख के क्षण बर्बाद नहीं करना चाहता था। बहुत दिन बाद 1 से 2 हुए थे, 3 भी हो जाएंगे, धीरे धीरे 7 भी, 8 भी। अभी नाहक सुनैना से क्यों बहस करना। एक दिन सुनैना ने आखिर सुना ही दी खुशखबरी। हरिपद बाप बनने वाला था। वह अपने आनंद का अतिरेक रोक न पाया। सुन्नी, मुझे एक साथ 4 बच्चे चाहिए, 4। चल हट, मुझे मरना है क्या? तुम्हें केवल बच्चे चाहिए, मैं नहीं। नहीं रे, बच्चे भी और तुम भी। तुम्हारे बिना बच्चों का मैं क्या करूंगा। उससे रहा न गया। कोठी पहुंचते ही मेम साहब को सुनाया, मेम साहब, मेरी घरवाली है ना, वो क्या कहते हैं, गर्भ। मेम साहब भी हंस पड़ी थी। हाँ हाँ, गर्भवती है। तो तू क्यों शर्मा रहा है? उसे अस्पताल लाकर डॉक्टर से दिखा दो। हरिपद को कहाँ सब्र था। दूसरे दिन ले आया सुनैना को। सुनैना का गोरा चिट्टा छरहरा बदन देख मेम साहब चकित रह गई थी। अरे, तुम्हारी पत्नी तो बहुत सुंदर है। कहाँ वह और कहाँ तू, काला कलूटा, जैसे कौवे के मुंह में अनार की कली। हरिपद जैसे विहस उठा, जैसे उसकी सुंदरता का पुल बांध दिया गया हो। हॉस्पिटल में भी नर्स और डॉक्टर ने ऐसा ही कहा। घर लौटकर उसने सुनैना की नजर उतारी थी। सुनैना हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। पर अचानक आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता उसके इर्द गिर्द खुली खिड़की दरवाजों को बंद करता एक नन्हा सा भय दैत्यकार रूप धारण कर, किधर से कब कैसे आ पसरा उसके शहर पर। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। घर से कोठी, कोठी से अस्पताल और अस्पताल से घर का चक्कर लगाते हरिपद को समाज में व्याप्त आतंक की जड़ का पता नहीं चल पा रहा था। वह व्याकुल हो उठा। ऐसे समय के लिए ही उसका सहारा थे मास्टर साहब, दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले, देश दुनिया की समझ के लिए उठे उसके मन के प्रश्नों का जवाब ढूंढने वाले। हरिपद एक दिन भागकर उनके पास गया। दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अंदर से आवाज आई, तुम्हें शर्म नहीं आई? 50 वर्ष की आयु में नसबंदी कराए, अब क्या तुम्हें बच्चा होने वाला था? घर में बहू आ गई है, मुझे तो बोलते भी शर्म आ रही है। मास्टर जी का विलाप स्वर था। मैंने कोई स्वेच्छा से यह सब किया है क्या? तुम तो घर में रहती हो, बाहर क्या हो रहा है तुझे क्या पता? शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों पर कहर ढाया जा रहा है।
नौकरी करनी है तो सब बर्दाश्त करना होगा। मास्टर साहब ने अपनी बेबसी रख दी थी। न उनकी पत्नी न कान लगाए सुन रहे हरिपद की समझ में मास्टर साहब की बेबसी समाई। उसी के क्या, इलाके में वही सबके गुरु और गोविंदा भी थे। उसने आवाज दी, मास्टर साहब। कौन? हरिपद, अंदर आ जाओ। हरिपद मन में उठे अपने आश्चर्य के सहारे ही दबे पांव अंदर घुसा। दयालु हृदय मास्टर साहब की दयनीय स्थिति देख वह कांप उठा। आपको क्या हुआ मास्टर साहब? और मैं क्या देख सुन रहा हूं? देखो और सुनो भर, बोलो मत, सरकारी आदेश है। छापो मत, पढ़ो मत, बोलो मत। मैं कुछ समझा नहीं। समझो मत। लेकिन लेकिन मास्टर साहब, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होना नहीं चाहिए। और आप भी। मास्टर साहब ने एक गहरी सांस खींचते हुए कहा, किसी व्यक्ति के चाहत अनचाहत का सवाल कहाँ उठता है? भोगते जाओ, पालन करते जाओ, स्वतंत्रता खतरे में है। हरिपद की समझ में कुछ तो नहीं आया, पर मास्टर साहब की स्थिति देख उसे काल की गंभीरता का एहसास अवश्य हुआ। मास्टर साहब की मजबूरी उसके मन को निचोड़ गई और घर लौटकर जो खबर सुनी वह सन्न रह गया। थोड़े से पैसों के लालच में एक बच्चे के बाप पतिराम ने अपना ऑपरेशन करवा लिया था। हरिपद ने उसकी पिटाई नहीं की, इतना ही क्या कम था, खूब खरी खोटी सुनाई और उस इकलौते बेटे के एकाकी भविष्य की सोच उसकी आंखें भर आई। अस्पताल में जबरन नसबंदी कराते देख वह चिल्ला पड़ता था। बोले कैसे? सरकारी कर्मचारी जो था। चारों ओर दहशत फैली थी, आतंक। उस दिन उसने हिम्मत बटोरकर मेम साहब के सामने अपनी व्यथा रखी। मेम साहब, अब साहब को मना करिए ना। जबरदस्ती लोगों को पकड़कर क्यों बधिया कराया जा रहा है? आखिर बाल बच्चे पैदा करने का अधिकार। चुप रहो, इन दिनों तुम्हारी जबान अधिक चलने लगी है। अधिकार की बातें करने लगे हो। तुमसे काम तो ना हॉस्पिटल का होता ना कोठी का। हरिपद चुप हो गया था। उस रात्रि को सुनैना के आंचल में सिर छुपाकर सिसक उठा था, मानो आने वाले बच्चों की राह पर बिछाए गए नुकले पत्थर से उसका पांव लहूलुहान हो गया हो। उसकी नजर में वह सरासर जाती थी, पर वह अत्याचार को रोके कैसे? दिल्ली से चलकर आए उस हुक्मनामे को नजरअंदाज करने की उसकी क्या बिसात। प्रतिदिन साहब की कोठी और दफ्तर में डॉक्टरों द्वारा रखे गए नसबंदी के बढ़ते आंकड़े देख सुन साहब की बाछें खिल उठती थीं, और उस हर्षोल्लास के परिवेश में भी हरिपद के हृदय में एक दर्द सा उठता। उसकी व्यथा बढ़ती गई। किस किस को रोके? हृदय का वह दर्द हरनिया पर उतर आया। स्वयं मेम साहब उसे अस्पताल ले गई। चाकू कैंची सुई का दर्द कम भी नहीं हुआ था कि उसी के एक साथी ने कान में आकर कहा, तुम्हारी भी नसबंदी कर दी गई? नहीं। उसके अंतर्नाद से हॉस्पिटल की दीवारें हिल गईं, पर उन डॉक्टरों के कान में हवा की आहट भी नहीं पहुंची। उसके कंठ स्वर में मानो वे सारी आहें समाहित हुई थीं, जिन पर साम दाम दंड भेद अपनाकर जबरदस्ती की गई थी। यह बात भी दबे स्वर में सबके बीच पसर गई थी कि पतिराम ने ही अपना कोटा पूरा करने के लिए हरिपद का ऑपरेशन करवाया था। उसकी तनख्वाह जो रुकी पड़ी थी। सुनैना की चित्कार किसी माने में हरिपद से कम नहीं थी। दोनों मानो सामने ढेर हुए सैकड़ों बच्चों का मृत्यु शोक मना रहे हों। उनका मानस एक प्रसव पीड़ा में डूबा हो। उसी गहन शोक मन में उपजा था प्रतिकार। हरिपद उस मनहूस अस्पताल का मुख देखने भी न गया। साहब द्वारा भेजे गए फलों को पांव से कुचल कुचल कर मिट्टी में मिला दिया। भागा था हरिपद। डॉक्टरों से घिरे बेहस्ते सिविल सर्जन पर एक पत्थर माराया। पकड़ो पकड़ो की दौड़ में वह पकड़ा नहीं गया। खुदीराम बोस की काली बुत के पीछे एक और काली काया छिप गई। पुलिस की गाड़ी निकल गई और उसके पांव भी जुड़ गए थे हुक्मनामे के विरोधी पांवों के साथ जो अंधेरे में चलते थे। पतिराम को जब खबर लगी वह कांप उठा। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए हरिपद ने घर छोड़ दिया। अकेली जिंदगी सुनैना से ढोई नहीं जा रही थी। सहारे के लिए भाई का दरवाजा खटखटाने गई। उसने साफ शब्दों में कहा, सुनैनी, तुम मेरे घर मत आया करो। हरिपद अब सरकार का विरोध कर रहा है। किसी दिन उन्हें पता चल गया तो मुझे भी जेल में डाल देंगे। तुम्हारा क्या, आगे था न पीछे पगहा। मेरा एक तो बेटा है, माँ बाप भी हैं, मेरे पीछे कौन देखेगा उन्हें? सुनैना की चीख निकल पड़ी थी। भैया, अब पड़ोसियों ने भी अपने दरवाजे बंद कर लिए, कम से कम तुम तो। पतिराम ने भी अपने दरवाजे बंद कर लिए। पतिराम की आशंका सत्य साबित हुई। पुलिस हरिपद के पीछे पड़ी थी। गिरफ्तारी का वारंट था। कई कई दिन बाद लुकता छिपता अर्धरात्रि या भोर होते आता था हरिपद, सुनैना को दिलासा दिलाने भर के लिए, उसकी कोख में पल रहे अपने सपने को सहलाने भर के लिए। नेताओं की गिरफ्तारी,
प्रदर्शन करते लोगों पर लाठीचार्ज की खबरें सुनैना के कानों तक पहुंचने लगी थीं। चारों ओर सन्नाटा सरसराता था। आपस में बात करने से भी लोग कतराने लगे। सुनैना ने सुबकते हुए उसे सुनाया था, भाई ने भी अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया, तुम भी भागते फिर रहे हो, अब मैं कहाँ जाऊं। मौके की तलाश में था हरिपद। 15 दिनों बाद उस रात्रि को जब सुनैना की कमर में दर्द उठा था, उसने हरिपद की नानी को बुला लिया। पुलिस हरिपद को खोजती ढूंढती पहुंची थी। हरिपद मिला नहीं। उसके घर के थोड़े से सामान उठा ले गई पुलिस। नानी ने शोर मचाया, कोई नहीं आया। नानी कोसती रही पुलिस को, सरकार को, गालियां बकती रहीं। चलो मेरे घर चलो, यहाँ अब क्या रखा है। नानी उठा ले गई सुनैना को। सुनैना चल नहीं पा रही थी। घर पहुंचते ही उसने बच्चे को जन्म दे दिया था। एक दर्द गया तो दूसरा समा गया। प्रसव पीड़ा के घटते दर्द का स्थान वैसे मौके पर हरिपद की अनुपस्थिति के एहसास की व्यथा ने ले लिया। कराह उठी सुनैना। नानी धीरज दिलाती रहीं, आप बीती के अनेक प्रसंग सुना गईं। ऐसे ही तो भागते फिरते थे हरिपद के नाना, गोरों का राज था। गांधी बाबा के साथ गोरों का जुर्म सहते रहे। एक गोरे पर बम फेंका था, जेल भेज दिया गया। उनके जेल में रहते ही हरिपद की मां पैदा हुई थी, पर उन्होंने तो बच्ची का मुंह भी नहीं देखा। क्यों नानी, क्या जेल से छूटे नहीं। सुनैना का दिल तेजी से धड़कने लगा। नानी अपने पति को फांसी लगाने की बात छुपा गई, बोली, धीरज रखो, छूट जाएगा हरिपद। अब गोरों का राज नहीं है, अब तो गांधी का ही राज है, छूट जाएगा हरिपद। उस रात्रि को पतिराम की खबर लेने जब हरिपद उसके घर पहुंचा, उसने एक खबर सुना दी। तुम बाप बन गए हो, मेरी घरवाली कह रही थी, आज हाट में तुम्हारी पड़ोसिन मिल गई थी, उसी ने बताया, बेटा हुआ है। भागता हाफता हरिपद नानी के घर पहुंचा। पुलिस थाने के सामने से गुजरते हुए भी उसे गिरफ्तार होने के भय ने छुआ तक नहीं। सुनैना गहरी नींद में थी, निश्चिंतता की नींद। गोद में पड़ा था हरिपद के बृहद स्वप्न का पॉकेट एडिशन। मड़ैया के दरवाजे पर बैठी उसकी नानी ने रोका, तुम अंदर मत जाओ, जच्चा बच्चा को अभी अभी नींद आई है। उसे उस क्षण कोई शक्ति नहीं रोक सकती थी। हरिपद ने बच्चे को उठाकर गोद में भर लिया। मात्र 24 घंटे की आयु थी उसकी। हरिपद ने पता नहीं कितने चुम्बन जड़ दिए उसके नन्हे शरीर पर, सुई की नोक बराबर भी जगह नहीं छोड़ी। पुलिस की गाड़ी का हॉर्न, दरवाजे पर ठहरी उस जीप के हेडलाइट की तेज रोशनी में पूरी मड़ैया डूब गई। सुनैना की नींद खुली। शायद वह स्वप्न में भी वही दृश्य देख रही थी। हरिपद की गोद में वह नन्हा, और नन्हे की उपस्थिति से उत्पन्न आनंद सागर में गोते लगाता हरिपद। कितना सुखद दृश्य था। सुनैना अपना दर्द पीड़ा सब भूल गई। मानो कठिन श्रम की मथनी बनाकर यातनाओं के मंथन से निकाला हो हरिपद के लिए अमृत। हरिपद को अमृत पान कराते हुए वह भी अघा रही थी कि मड़ैया के सामने खड़े दरोगा ने मड़ैया घेर लेने की आज्ञा दी। हरिपद के हाथों से वह अमृत घट फिसल गया। उन्हीं हाथों में बेड़ियां डाल दी गई। सुनैना ने बच्चे को थामकर गोद में छिपा लिया। चलो हरिपद, ससुराल चलो। सुनैना की चीख चिल्लाहट से आस पड़ोस के लोग जग तो गए, पर पुलिस की गाड़ी देखकर सब अपने अपने घरों में छुप गए। उन दिनों पुलिस का कुछ ऐसा ही आतंक था। जीप की पिछली सीट पर बैठे हरिपद की आंखों से मोहल्ले की ओर भागते पतिराम की काया छुप नहीं पाई थी। वह भुनभुनाया, कैसा आफत काल आया, अपने भी पराये हो गए। उसे समझते देर न लगी कि उस वक्त उसके घर आने की खबर पतिराम ने पुलिस को दी होगी। खुदीराम बोस के बुत के सामने से गुजरते हुए उसका मस्तक नत हुआ था। जेल की यातनाएं उसकी काया का कुछ नहीं बिगाड़ पाती, पर सुनैना और उस दूध मुँहे की याद, उनके साथ हंसी खुशी के दिन गुजरने की चाहत उसके चहेते बन गए। हर पल टीसते रहते। अपने सहयोगों और साले पतिराम की करतूत के कांटों की चुभन पीड़ा को दोगुणित करती जाती। कर भी क्या सकता था बेबस हरिपद। औरों के साथ उसे भी विश्वास हो गया था। पूरी जिंदगी उस जेल के सिकचों में ही कटने वाली थी। सूख कर काटा हो गया हरिपद। साथ दे रही थीं जेल जीवन में मिली सहेलियां, अनेक बीमारियां। सुनैना जब जेल में मिलने आई, अपने सामने खड़े हरिपद को पहचान नहीं पाई। पहचानती भी कैसे। खिचड़ी हुए बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी, झुकी झुकी कमर, मानो एक युग बीत गया हो। बच्चे की मृत्यु की खबर छुपा ली थी सुनैना ने। हरिपद के जिद करने पर बताया। कैसे लाती उसे, नन्ही सी जान है। 6 महीने के उसके कठोरतम जेल जीवन के बाद ही एक रोशनी उस काल कोठरी में भी पहुंची। सब लोग बाहर निकाले जा रहे थे। नेता उपनेता, उनके संगी साथी हजारों की संख्या में बाहर निकल रहे थे, पर हरिपद की कोठरी तक वह रोशनी नहीं पहुंची।
उस पर लगाई दफा बड़ी सख्त थी। अन्यों से भिन्न बाहर चुनावी माहौल पसर आया था। सुनैना की आंखें अब आग उगलने लगी थीं। उसके जर्जर शरीर को ढोते लहूलुहान कदम अनायास अप्रयास बढ़ चले थे प्रतिशोध के पथ पर। चुनाव प्रचार की टोली में अक्सर उसे 1-2 कारावास भोगी नौजवान मिल जाते। वह उन्हें पकड़कर पूछती, कैसा है मेरा घर वाला? तुम लोग छूट गए, वह कब छूटेगा? बस नई सरकार बनने दो, हमें आतताई सरकार को हटाना है। थोड़ा और जोर लगाओ, एक भी घर ना छूटे। औरतों के एक एक वोट नई पार्टी को मिलने चाहिए। और भागती रही दौड़ती रही सुनैना। सभी बड़े बड़े चुनावी मंच पर उसे खड़ा कर उमड़ते जनसमूह से परिचय कराया जाता। आपातकालीन सरकारी जुल्मों की प्रतीक जो थी, सारा परिवेश सुनैना के दुख में डूब जाता। अनेकों की सिसकियां न थमती, पर उसकी आंखों में एक बूंद आंसू नहीं, मानो पति व पति की पहली और अंतिम निशानी को धरती माँ की गोद में सुला आने पर रो रो कर उसकी अश्रुगंथी ही रीत गई हो। वोट डाले जा रहे थे, लंबी कतार। सुनैना को खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। लड़खड़ा कर बैठ गई। उस इलाके में अब कौन नहीं पहचानता था उसे। 2 कार्यकर्ता उठाकर आगे ले गए। मतपत्र और मुहर हाथ में पड़ते ही उस पर टूट पड़ी सुनैना, मानो पिछले 18 महीने के जुल्मों का बदला लेने के लिए ऐसे ही कारगर हथियार का इंतजार था उसे। हन हन के 50 वार किए, सुनैना के हाथों में उतर आए उसकी यातनाओं का स्मृति ज्वार थामे नहीं थमे। उस ज्वार के आगे उस मतपत्र की क्या बिसात, टुकड़े टुकड़े हो गए। चुनाव कर्मचारियों ने पकड़कर अलग हटाया। कार्यकर्ताओं की निगरानी में सेवा शुश्रूषा होने लगी। पतिराम दौड़ता भागता आया उसके पास। रोनी सूरत बनाकर बोला, सुनैनी, तूने अपनी कैसी दशा बना ली है? हत्यारी सरकार का जुर्म सह नहीं सकी मेरी फूल सी बहन। मेरा भांजा, हाय, मैंने उसका मुंह भी नहीं देखा। घर चलो, अब हरिपद भी छूटेगा, नई सरकार बनेगी। सुनैना के कानों में पतिराम की गुहार के एक एक शब्द हथौड़े की चोट की भांति प्रवेश कर रहे थे। वह चिल्लाई, हट यहां से, मुझे हाथ मत लगाना। मर गई रे तुम्हारी बहन, मर गई। सुनैना बेहोशी में भी बड़बड़ाती रही। निर्जीव सी पड़ी सुनैना को स्त्री पुरुष बच्चों की जमात ने घेर रखा था। उसकी आंखें खुलती बंद हो जाती। आज बंद आंखों की दुनिया ही उसे रास आ रही थी। हरिपद के सपने को रौंदती नसबंदी। बच्चा होने की खबर सुनकर अंधे को आंखें मिलने जैसी उसकी खुशी, उसकी गिरफ्तारी, बच्चा की मृत्यु, उसे अकेले गाड़ने जाना, फिर धीरे धीरे लोगों का उसके पास आने लगना, भरी सभाओं में उसे मंच पर खड़ा करना। ये सब तो थे उसकी बंद आंखों के रंगमंच के दृश्य। थोड़ी सी जिंदगी की उसकी पूंजी। सुकून मिलने लगा था उसे उन्हीं यादों के घिरे रहने में। किसी ने आकर सूचना दी, हरिपद 1-2 दिन में छूट जाएगा। मतगणना शुरू हो गई है, रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं मानो नई सरकार बनेगी। उस अर्धरात्रि को न जाने कहाँ की शक्ति आ गई उसके शरीर में। घेरे पड़े लोगों को पांव से रौंदती भागती हुई वह चिल्लाई थी, मैं आ रही हूं, मुझे आने दो। पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते लोग रुको रुको चिल्लाते रहे। वह रुकी, पर सिविल सर्जन की कोठी के पास रोड पर पड़े पत्थर उठाकर पूरी शक्ति से उस बंगले के शीशों पर फेंकने लगी। खुदीराम बोस के बुत के पास बने उस बंगले की खिड़की दरवाजों में लगे शीशे चूर चूर हुए थे। उनके टूटने के करुण अंतर्नाद स्वर से दिल्ली के एक सफदरजंग की कोठी की नींव तक धराशायी हो गई और पत्थर मारती मारती सुनैना का सारा शरीर शून्य हो उठा। आंखें पथरा गईं। शिथिल पड़े सुनैना के शरीर को लोग उठा लाए थे घर में। नई सरकार बनने की खुशी में सारा शहर सराबोर हो गया था। सुनैना को घर में अकेली छोड़ अर्धरात्रि को सबके सब सड़कों पर उतर किलकारियां भरते जश्न मनाने लगे। दूसरे दिन नई सरकार बन गई। हरिपद के बैरक के सामने खड़ा सिपाही आवाज दे रहा था, चलो बाहर निकलो, सरकार ने तुम्हारी सजा माफ कर दी है। हरिपद के कर्णरंध्र ठंडे पड़ गए थे। वह जाता भी तो कहाँ, किसके लिए आता बाहर? उसके सपने तो कब के चूर हो गए थे। डॉक्टर ने दोनों शवों का परीक्षण किया। उसका गणित शायद ठीक रहा हो। सुनैना के प्राण भी हरिपद के साथ ही छूटे थे। शायद फिर मिले अगले जन्म में। देखेंगे सपने, साकार हो न हो, सपने देखने पर कैसी आफत। अभी आप सुन रहे थे मृदुला सिन्हा जी की लिखी कहानी जब जब हों ही धर्म के हानि। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।